आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोलान में बफर जोन पर इजराइल का कंट्रोल, यूएन ने कहा 1974 मुआहदे की खिलाफ वर्जी। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मुस्लिमों ने दी दुआ, कलियर साबिर पाक की दरगाह पर चादर चढ़ाई। नूरी जामा मस्जिद पर चला योगी हुकूमत का बुलडोजर, इलाके में फोर्स तैनात, 500 मीटर एरिया सील। दिल्ली इलेक्शन में एआईएमआईएम की एंट्री, एआईएमआईएम से ताहिर हुसैन को मिला टिकट। हज 2024 के दौरान 208 हिंदुस्तानियों का हुआ इंतकाल, मरकज ने पेश किया डाटा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का मुतनाज़ा बयान, वकील यूनियन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पर कार्रवाई की मांग की। साबिक सीएम एसएम कृष्णा का हुआ इंतकाल, सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख। सुप्रीम कोर्ट का मरकजी हुकूमत से सख्त सवाल, पूछा हुकूमत रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करती। पीएम मोदी ने पानीपत में बीमा सखी स्कीम लॉन्च की, 10वीं पास ख्वातीन को मिलेंगे 7,000 रुपए महीना। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के मुताबिक इजराइल के ज़ेरे कब्जा शामी गोलान के बफर जोन के अंदर इजरायली फौज ने पेशकदमी की है। बता दें कि 1974 में इजराइल और शाम के बीच तय पाए जाने वाले जंगबंदी के मुआहदे की ये खिलाफ वर्जी है। इस मुआहदे के तहत सरहद पर बफर जोन में दोनों तरफ से फौज तैनात न करने पर इत्तेफाक किया गया था। इजराइल ने सन 1967 की 6 रोजा जंग के दौरान शाम में गोलान की पहाड़ियों के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। फिर अक्टूबर सन 1973 की जंग खत्म होने के बाद सन 1974 इजराइल और शामी अफवाज के दरमियान जंगबंदी के लिए एक मुआहदा तय पाया गया। इस मुआहदे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे कंट्रोल हथियारों से खाली एक बफर जोन कायम कर दिया गया। इजराइल ने गोलान के मकबूजा हिस्से को सन 1981 में अपनी रियासत में ज़म कर लिया। इस इक़दाम को अमेरिका के सिवा बाकी आलमी बिरादरी ने तस्लीम नहीं किया। इजराइल ने पीर के रोज़ आलमी सलामती काउंसिल को आगाह किया कि उसने शाम के साथ सरहद में बफर जोन में महदूद अराजी इक़दाम किए हैं ताकि किसी भी वक्त खतरे से मुकाबला किया जा सके। बिलखुलूस इजराइल के ज़ेरे कब्जा गोलान की पहाड़ी इलाकों की आबादी के लिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली मंदोब डैनी डानो ने अपने ख़त में कहा है कि हम ये बावर करते हैं कि इजराइल शाम में मुसलसल जमातों के बीच जारी तनाज़े में मदाखलत नहीं कर रहा है। हमारी कार्रवाइयाँ सिर्फ अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने पीर के रोज़ कहा कि शामी गोलान में बफर जोन के अंदर इजराइल फौज का दाखिल होना महज एक अर्जी इक़दाम है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि इजराइल कहता है कि वो आर्जी तौर पर कुछ कर रहा है। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पीर के रोज़ बावर कराया कि शाम की गोलान की पहाड़ियों का जो हिस्सा इजराइल ने कब्जा करके अपने साथ जम किया था वो हमेशा इजराइल का रहेगा। बैतुल मक़दिस में एक कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू का कहना है कि गोलान की पहाड़ियों पर हमारा कंट्रोल हमारी सिक्योरिटी का जामिन है, ये यकीनन हमारी खुद मुख्तारी का जामिन है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार के रोज़ अपनी फौज को हुक्म दिया था कि वो गोलान के मकबूजा हिस्से के बफर जोन की तरफ पेशकदमी करें। बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर सभी मजहब के लोग एकजुट हो रहे हैं। उत्तराखंड में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर कलियर की साबिर पाक की दरगाह पर चादर चढ़ाई और अमन की दुआ मांगी। बड़ी तादाद में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने मरकजी हुकूमत से मांग की है कि वे बांग्लादेश को लेकर सख्त कदम उठाएं। वक्फ बोर्ड के सदर शादाब शम्स ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें आईएसआई और जमात इस्लामी की नापाक साजिश है और बांग्लादेश के लोगों को मजहबी नफरत का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों की आबरू भी महफूज नहीं है। वहाँ जमहूरियत का कत्ल हो चुका है और मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है। हम जुल्म करने वालों के खिलाफ और मजलूमों के हक में फरियाद करने आए हैं। कुरान कहता है इन्नल्लाह मस्साबिरीन, यानी ऊपर वाला सब्र करने वाले मजलूमों के साथ है। इस दौरान उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के सदर शादाब शम्स ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये वली का दरबार है। वली के दरबार में मांगी गई दुआएं कभी खाली नहीं जाती। तो हम तो कमज़ोर हैं,
तो इसलिए हमने कहा हम कमज़ोर हैं, हम यहाँ आके कम से कम दुआएं मांग सकें। और तमाम मुस्लिम उलमाओं के साथ आज यहाँ दुआएं हुई हैं। और ये साबिर का दरबार है। साबिर कहते हैं सब्र करने वाले को। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ऊपर वाला सब्र वालों के साथ है, मजलूमों के साथ है, जालिमों के साथ नहीं है, जुल्म करने वालों के साथ नहीं है ऊपर वाला। तो जो जुल्म कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं बांग्लादेश में, वो ये समझ लें कि वो इस आयत का वायलेशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बनी 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद ढहाई जा रही है। 5 बुलडोजरों ने मस्जिद को तोड़ने का काम किया है। डीएसपी आरएएफ की टीम समेत कई थानों की फोर्स मौजूद रही। पीडब्ल्यूडी महकमे में मस्जिद को गिराने के लिए 1 महीने पहले नोटिस दिया था। यह ललौली कस्बे में बांद्रा सागर मार्ग में बनी थी। मालूमात के मुताबिक बताते चले कि मस्जिद की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी भी दायर की गई थी। हाईकोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। मस्जिद को कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला था। इंतजामिया की तरफ से इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। ड्रोन से इलाके की निगरानी हो रही है। एसडीएम फतेहपुर अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि मस्जिद के लोगों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। जो मस्जिद पुरानी उसको नहीं गिरा रहे हैं, उसके आगे जो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया हिस्सा है उस पर ही कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौके पर 5 सीओ, 10 थाना प्रभारी, 200 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 1 कंपनी पीएसी और आरएएफ मौजूद है। इस मामले को लेकर कमेटी का कहना है कि ये एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है जिसको तोड़े जाना सही नहीं है। ये एक सकाफती वर्षे को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। हालांकि केस टेकअप नहीं हो पाने की वजह से बीते 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई टाल दी गई। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हिमायू कबीर ने वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली एक नई मस्जिद बनाने का प्लान का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि मस्जिद मुर्शिदाबाद जिले में मौजूद बेलडांगा में बनाई जाएगी और इसका काम 6 दिसंबर 2025 से पहले शुरू हो जाएगा। एमएलए ने कहा कि इसको बनाने में पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। टीएमसी एमएलए के बयान के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर अयोध्या की बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क ने कहा, हमारी जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी वो मामला अलग है, लेकिन अगर कोई नई मस्जिद बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। हम लोग दिखावे के लिए दूसरे धर्म के लोगों को जलाने के लिए मस्जिद नहीं बनाना चाहते हैं। जहां जरूरत है वहां पर मस्जिद बननी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हुई है। उन्होंने मुस्तफाबाद असेंबली से दिल्ली दंगों के मुलजिम ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। ताहिर हुसैन के खानदान की आज असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि एमसीडी काउंसलर ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। वे आने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मुस्तफाबाद असेंबली एरिया से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके खानदान के मेंबर्स और सपोर्टर्स ने आज मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल हुए। ताहिर हुसैन फरवरी साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मुलजिम हैं। वे आम आदमी पार्टी से म्युनिसिपल काउंसलर का इलेक्शन जीत चुके हैं। हालांकि दंगों में नाम आने के बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। मरकजी अक़लियती मामलों के वजीर किरेन रिजिजू ने हाल ही में इस साल के हज सफर के दौरान हुए इंतकाल की तादाद के बारे में इत्तला दी। उन्होंने बताया है कि इस साल 208 हिंदुस्तानी हज मुसाफिरों का हज के दौरान इंतकाल हुआ है। यह मालूमात राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में दी गई है, जिसमें इस साल के हज के सफर के दौरान सामने आने वाली दिक्कतों पर रोशनी डाली है। बताते चले कि इस साल हज के दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पड़ा था। 2024 का हज का सफर जो 14 जून से 19 जून तक हुआ, इस दौरान टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों के लोगों के इंतकाल की वारदातें सामने आईं। इस शदीद गर्मी की वजह से कई मुसाफिरों की सेहत पर भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से अलग अलग मुल्कों से आए लगभग 1.8 मिलियन मुसाफिरों में से करीब 1301 की मौत हो गई थी। इनमें से ज्यादातर लोगों का इंतकाल गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह से हुआ है, जिनमें हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन शामिल है। काबिल जिक्र बात यह है कि 70% से ज्यादा मरने वाले 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग थे। रिपोर्टों से पता चला है कि 1.8 मिलियन लोगों ने हज में हिस्सा लिया था, जिन्हें हाल ही के दिनों में दर्ज किए गए सबसे अधिक टेम्परेचर का सामना करना पड़ा था। शदीद गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हुई। हज के सफर के दौरान एक ही दिन में हीट की वजह से बीमार पड़ने के 2700 से अधिक मामले सामने आए थे।
गालिब इंस्टीट्यूट में आलमी उर्दू ट्रस्ट की तरफ से मज़ाकर महफिल का खास प्रोग्राम रखा गया। हमारे नुमाइंदा साहिल इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आदाब नाजरीन, तहजीब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा साहिल बेग। आज हम मौजूद हैं गालिब इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर एक मज़ाकरते महफिल का प्रोग्राम रखा गया है जो कि गुलजार दहलवी की याद में रखा गया है। तो वक्त ज़ाया किए बिना अंदर चलते हैं और सुनते हैं और देखते हैं कि इस महफिल में क्या क्या होने वाला है और क्या कुछ यहाँ पर आज हमें सुनने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। गुलजार दहलवी साहब का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उर्दू के शायर, गंगा जमनी तहजीब के अमीन और पासदार, स्वतंत्रता सेनानी, पूरा नाम जनाब पंडित आनंद मोहन जुत्शी। बता दें कि गुलजार दहलवी साहब की याद में गालिब इंस्टीट्यूट में आलमी उर्दू ट्रस्ट के जानिब से इस प्रोग्राम को मुनक्किद कराया गया। इस प्रोग्राम में अदब की दुनिया के कई मारूफ नाम नजर आए, जिसमें आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन ए रहमान साहब के साथ प्रोफेसर शापेर रसूल, जाकिर हुसैन कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल अजीज, मोहतरमा डॉक्टर वसीम रशीद और जानी माने हस्ती फारूक अलगरी साहब मौजूद रहे। हमारा प्रोग्राम है, इसका मेन मकसद क्या था? देखिए, इस किस्म के प्रोग्रामों का मकसद एक ही होता है कि कोई शख्स जिसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो या कोई खिदमत की हो मुल्क की, कल्चर की, तहजीब की, ज़बान की, उसको याद किया जाए ताकि लोग उसको याद रखें, वो एक मिसाल बने और दूसरे लोगों को तहरीक मिले। तो गुलजार दहलवी साहब जो थे वो सही मानी में, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई शख्स इख्तलाफ कर सकता है किसी भी हद तक, सही मानी में एक आशिक़ उर्दू थे और उर्दू की जिस तरह खिदमत गुलजार दहलवी साहब ने की है उसके बाद शायद ही किसी ने की हो या कोई कर सके। रहमान साहब, ऐसा कोई किस्सा है जो आपको गुलजार दहलवी साहब का याद हो, जो आपके साथ बिताया हुआ हो? जी, ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। मिसाल के तौर पर वो हर साल एक रोज़ा रखते थे रमज़ान में, उसको वो रोज़ा रवादारी कहते थे। तो एक बार मैं उसका इफ्तार बड़े एहतमाम के साथ करते थे, तो मुझे बुलाया, मैं गया तो मेरा रोज़ा नहीं था जी। तो मैंने जाकर पानी मांगा तो चौंक पड़े, अरे तुम्हारा रोज़ा नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रोज़ा नहीं रखा और अक्सर रखता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो ऐसा है, मेहमान मैं पहले पहुँच गया था, मेरे उनसे ज़ाती ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा मेहमान आ रहे हैं और कोई भी आए, या हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, उन पर यह ज़ाहिर मत होने देना कि तुम्हारा रोज़ा नहीं है। मैं इस बात से इस कदर मुतासिर हुआ और उनकी जो सेकुलर स्पिरिट थी वो इससे भी आगे थी। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं उनकी ज़िंदगी में। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा अजीज़ है। मैम, आज का जो ये प्रोग्राम था इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद है कि गुलजार साहब जो अब इतने अजीम शख्स थे हमारे दरमियान, अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद में एक शाम ये है जो फ़ारूक अलगरी साहब ने उनके ऊपर एक किताब मजमूआ शाये किया है, जिसे आपको मालूम है, और रहमान साहब ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। सर, आप उर्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आजकल जो यूथ हैं, मतलब उर्दू कहीं ना कहीं पीछे जाती जा रही है। देखिए, उर्दू पीछे नहीं जा रही जी। उर्दू हर ज़बान का एक समाजी और एक माशी निज़ाम होता है जी। जिस तरह इंसान का होता है, इसी तरह से ज़बान का भी माशी निज़ाम होता है जी। उसी तरह उसका समाजी रुतबा होता है। तो जब समाजी निज़ाम में से कोई ज़बान निकल जाती है, निकाली नहीं जाती, निकल जाती है, क्योंकि जब उसके बोलने वाले ज़माने की तरक्की के साथ नहीं देते और पीछे रह जाते हैं, तो वो ज़बान भी पीछे रह जाती है। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाख हो, लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन देखिए क्या होता है कि लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है।
और उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। इसका जो ये मक्ता है, ये मैं इस मक्ते ने मेरी पहचान बनाई है पूरी दुनिया में कि मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। तो आज का ये प्रोग्राम गुलजार दहलवी की याद में मनाया गया और इस प्रोग्राम में आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने गुलजार साहिब की याद में अपने अपने किस्से सुनाए। तो फिलहाल इतना ही। कैमरामैन गोपाल के साथ मैं मिर्ज़ा साहिल बेग, दिल्ली। ख्वातीनों को मजबूत बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने LIC बीमा सखी स्कीम को लॉन्च कर दिया। इसके तहत 10वीं पास ख्वातीनों को LIC एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान ख्वातीनों को सैलरी के रूप में कुछ रकम भी दी जाएगी, साथ ही कमीशन और बोनस भी होगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIC बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 10वीं पास महिलाओं को LIC एजेंट बनने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस दौरान महिलाओं को सैलरी के रूप में कुछ रकम भी दी जाएगी, साथ ही कमीशन और बोनस भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से LIC बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को LIC एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान हर महीने 7,000 से 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे, साथ ही पॉलिसी कराने पर कमीशन भी दी जाएगी। इस योजना में कोई भी 10वीं पास महिला अप्लाई कर सकती है। इसके लिए उम्र सीमा भी रखी गई है। 18 साल से 70 साल के बीच की कोई भी महिला इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है। अप्लाई करने के लिए अपनी निकटतम ब्रांच जाकर जानकारी ले सकते हैं, साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और 10वीं पास के सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी होगी। कर्नाटक के साबिक CM SM कृष्णा का आधी रात को शहर में उनके घर पर इंतकाल हो गया। वे 92 साल के थे। बता दें, SM कृष्णा वजीर खारजा के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इस दिग्गज लीडर ने सुबह करीब 2:45 बजे आखिरी सांस ली। आपको बताते चलें कि वे काफी अरसे से बीमार थे और पिछले कुछ महीनों से उन्हें बार बार हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ता था। कृष्णा, जिन्होंने बेंगलोर को एक कैपिटल बनाने में अहम किरदार अदा किया, 1 मई सन 1932 को मांड्या जिले के सोमनहल्ली में पैदा हुए। कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहने के बाद वे अपनी सियासी जिंदगी के आखिरी फेज में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और बेंगलुरु के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की थी। बाद में वे डलास में सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। साथ ही आपको ये भी मालूमात दे दें कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक के साबिक वजीर आला SM कृष्णा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, कर्नाटक के साबिक CM श्री SM कृष्णा गारू के इंतकाल के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से बड़ा सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा कि कब तक लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हुकूमत रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही। बताते चले कि मरकजी हुकूमत की तरफ से बीते रोज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ टैक्स देने वाले ही इस स्कीम से बाहर हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि हुकूमत रोजगार के मौके क्यों पैदा नहीं कर रही है, कब तक फ्री की रेवड़ी बांटी जाएगी। अदालत ने ये तबसरा मुहाजिर मजदूरों और ई श्रम पोर्टल से मुंसलिक गैर हुनरमंद मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड देने के मामले की समत के दौरान किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अदालत ने कहा कि हुकूमत को रोजगार और सलाहियत साजी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियासती राशन मिल रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने ये मालूमात दी। इस पर बेंच ने कहा कि इसका मतलब है कि सिर्फ टैक्स पेयर ही इससे बाहर हैं। कोर्ट ने मरकज से पूछा कि क्या मौजूदा स्कीमों को रोजगार पैदा करने के लिए तब्दील किया जा सकता है। मुंबई के कुर्ला में बेस्ट की बस ने पीर की रात कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और घंटों का जाम लगा रहा।
हादसा इतना डरावना था कि हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 49 लोग जख्मी हैं। यह हादसा कुर्ला वेस्ट रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर में हुआ। बस कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी। बेस्ट की इन बसों को बीएमसी के जरिए चलाया जाता है। बताया जा रहा है कि मुलजिम ड्राइवर संजय मौर्य ने बीते रोज को पहली ही बार बस चलाई थी। वह 1 दिसंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के रूप में बेस्ट में शामिल हुआ था। ये माना जा रहा है कि उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया था। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने मुलजिम ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। शिवसेना एमएलए दिलीप लांडे ने कहा कि कुर्ला स्टेशन से निचली एक बस का ब्रेक फेल हो गया और ड्राइवर ने बस पर काबू खो दिया। ड्राइवर घबरा गया और ब्रेक दबाने की बजाय उसने एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे बस की स्पीड बढ़ गई। फिलहाल जख्मियों का इलाज चल रहा है। इन्हें सायन और कुर्ला भाभा में एडमिट कराया गया है और जान गंवा चुके लोगों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मरने वालों के खानदानों का रो रो कर बुरा हाल है और सभी लोगों के खानदान वाले हॉस्पिटल के बाहर बैठकर इस मामले की तहकीकात की मांग कर रहे हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।